नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फैमिली कोर्ट की जानकारी देंगे। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के तहत सभी नागरिकों को उनके धार्मिक और जातिगत रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने व्यक्तिगत मामलों को नियमित करने की आजादी दी गई है। विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों पर बकायदा धर्म और परंपरा से जुड़े कानून बनाए गए हैं। पारिवारिक विधि यानी कि धर्म परिवार रीति रिवाज से संबंधित विधि से है। यह परिवार पर लागू होता है। यह समाज का एक रूप है। पारिवारिक न्यायालय में विवाह आता है। विवाह संबंधी सभी बातें इसमें आती हैं, जैसे विवाह करना, तलाक लेना, बच्चे गोद लेना, बच्चों को हिस्सा देना, बच्चों का संरक्षण आदि सभी इसमें आते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति कैसे बटेगी, कितना हिस्सा होगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, यह सब पारिवारिक विधि के अंतर्गत आता है। सभी की पारिवारिक विधि अलग अलग होती है। सभी धर्म की पारिवारिक विधि अलग अलग होती है और इसका निपटारा पारिवारिक न्यायालय में होता है। तो ये थी फैमिली लॉ से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो आप फैमिली लॉ से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आज ले सकते हैं। परमानंद पांडे जी हमारे साथ हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 012061279337। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 012061279338। इसके साथ ही आप मुफ्त कानूनी सलाह के लिए भी कॉल कर सकते हैं। वो नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिया हुआ है 8377009645। तो आज फैमिली कोर्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी हमें परमानंद पांडे जी दे रहे हैं, लेकिन इस विषय से अलग भी अगर कोई कानूनी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए मुफ्त कानूनी सलाह के लिए नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। लेकिन आज के विषय से जुड़े सवालों के लिए अगर आप डायल करना चाहते हैं तो दो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं 012061279337 और 012061279338। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि पारिवारिक कानून यानी कि पारिवारिक विधि की परिभाषा क्या है? पारिवारिक कानून की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपने पारिवारिक कानून के बारे में विस्तार से बता दिया है। जी सर। वास्तव में ये पारिवारिक कानून विशेष करके विवाह, जो डाइवोर्स से तलाक या बच्चों की कस्टडी या एलिमनी गुजारा भत्ता, इन्हीं सबों के लिए, इन सब चीजों पर ध्यान रखने के लिए पारिवारिक न्यायालय बनाए गए हैं। पारिवारिक विधि जो परिवार से संबंधित चीजें होती हैं, वो उनके बारे में किसको कितना गुजारा भत्ता मिलेगा, शादी कैसे होगी, और शादी के बाद अगर किसी के तलाक के संबंधी स्थिति आ गई है तो तलाक कब होगा, बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, गार्जियनशिप एक्ट का वहां पर हवाला दिया जाता है। तो ये सारी चीजें पारिवारिक न्यायालय के पास आती हैं और ये पारिवारिक विधि में आता है। पारिवारिक कानून, ये फैमिली लॉ में इसको कहते हैं, फैमिली लॉ में आता है। और ये सारी की सारी चीजें कानूनी रूप से उसी के पास जाती हैं। ये न्यायालय जो है उसी चीज के लिए बनाया गया है। जी सर, ये भी बताइए, परिवार से जुड़े कानून क्या धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होते हैं? अगर हाँ तो क्यों? देखिए, मैं ये अभी आपकी बात सुन रहा था, ठीक कर रहे थे जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो धार्मिक ग्रंथों पर ही आधारित है। वास्तव में हर चीज जो है, और नहीं होते सेकुलर लॉज भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये होता है
ये पारिवारिक जो ये विधि बनाई गई है, इसमें धार्मिक रीत रिवाज का ध्यान रखा जाता है। वर्षों से मान लीजिए हमारे धर्म ग्रंथों में ये नहीं कोई चीज लिखी गई, लेकिन वर्षों से अगर वो चीज चली आ रही है जी। लगातार, वो कस्टम के रूप में, तो कानून का रूप वो धारण कर लेता है। अगर कोई कस्टम है, कोई रीत रिवाज चला आ रहा है तो ठीक है। जैसे विवाह में सप्तपदी है हिंदू धर्म में, लेकिन ऐसा है कि हिंदू धर्म में सप्तपदी के अलावा अब आप कोई जिक्र करेंगे तो आप वहाँ के अलग खास तौर तरीके हैं, रिवाज मनाए जाते हैं। और तो उस रिवाज में जैसे पाव पूजन हो, बहुत सारी चीजें हो, कन्यादान हो, दुनिया भर की चीजें हैं जो कि ये धार्मिक ग्रंथ में भले न लिखा गया हो, लेकिन इस चीज को मानते हैं। और वर्षों से, चूंकि सदियों से ये चीजें चली आ रही हैं, इस नाते वो पार्ट एंड पार्सल हो जाते हैं, वो एक तरह के अंग हो जाता है उसका। और कोई और विवाह मान लीजिए कोई और ढंग से चल रहा है और उनके यहाँ का ये रिवाज है, उसी रिवाज को चलते हैं। कई और ऐसी चीजें हैं कि वो जैसे पंचायत बुला दिया और पंचायत बुलाने के बाद कहते हैं पति पत्नी अलग हो जाएंगे, उनको ये संपत्ति मिल जाएगी। तो बरसों से अगर जैसे खाप पंचायतें यहाँ पर होती रही, हालांकि उनका कोई एक आप कहेंगे विधि के अनुसार उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई नियम नहीं, लेकिन चल रहा है, लोग मान ले रहे हैं। दोनों पक्ष अगर मानने के लिए तैयार होते हैं तो उन पंचायतों को भी मान लिया जाता है कि लोग पंचायत बैठाए और पंचायत बुलाकर कर लिए। वास्तविकता ये है कि ये नियम कानून कायदे इसलिए बनाए जाते हैं कि आप उनका पालन करिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। लेकिन आजकल हिंदुस्तान में, ये भारत में पूरी तरह से ये है कि 2 मैरिज एक्ट है। एक तो आप देखेंगे कि धार्मिक आधार पर जैसे शरिया लॉ होता मुसलमानों के लिए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है हिंदुओं के लिए, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज अलग से है। तो ये कानूनी रूप से इनके किताबों का नहीं, लेकिन इनके यहाँ जो प्रचलन होता है उसी प्रचलन को ये अपनाया जाता है, जिससे कि कानूनी रूप से ये फैमिली लॉ में उनको लाया जा सके। जी सर, कई और चीजें हैं जो हम आपसे समझना चाहेंगे। सर, फैमिली कोर्ट में किस तरह के मामले लाए जा सकते हैं? फैमिली कोर्ट में मान लीजिए मामला ऐसा है कि सामान्य तौर पर विवाह से संबंधित तो नहीं, लेकिन यह है कि लोग सामान्य तौर पर फैमिली कोर्ट जो यहाँ पर देखिए तो उसमें तलाक के मामले ज्यादा जाते हैं, लोग ले आते हैं, और या बच्चों के एडॉप्शन के मामले जाते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस, आजकल घरेलू हिंसा भी बहुत उसमें आ गई है, पारिवारिक हिंसा भी बहुत परिवार में आ गई है, तो उस पारिवारिक हिंसा के मामले आ गए हैं। बच्चों की कस्टडी कौन लेगा? अगर बच्चे दोनों पति पत्नी अलग हो रहे हैं तो उनकी कस्टडी कौन लेगा? बच्चों के यहाँ विजिटिंग राइट कब मिलेगा? जैसे माँ के पास अगर बच्चे को अधिकार दे दिया गया है तो पिता को अधिकार दे दिया जाता है, जो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा सामान्य तौर पर तो बच्चों को अधिकार जो है माँ को ही मिलता है, पिता को मिलता नहीं है, लेकिन विजिटिंग राइट के जो है उसके पास अधिकार मिल जाते हैं। तो ये तो 3-4 चीजें हैं, या कितना गुजारा भत्ता उसको मिलेगा, मेंटेनेंस की सब चीजें होती हैं, ये सारी चीजें उसमें फैमिली लॉ में आती हैं और फैमिली कोर्ट इस चीज को डिसाइड करता है। जी सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 क्या है? 1984 का जो एक्ट है, ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये एक्ट ऐसा है कि मेनली बेस्ड ऑन कंसिलिएशन, जिसको कहते हैं कि आपसी बातचीत समझौता के आधार पर इस चीज को फैमिली कोर्ट के उसमें फैमिली लॉ में इस चीज को लिखा है कि आपको सबसे पहला प्रयास करना होगा कि समझौते के आधार पर इसका समाधान खोज लीजिए। लेकिन अगर समझौता नहीं हो पा रहा है तो फिर आप जाएंगे, उसमें उनका एविडेंस होगा, दोनों तरफ की बातें सुनी जाएंगी, उनसे सवाल क्यों होगा, उनका जवाब आएगा, फिर इसके बाद जैसा कि सिविल कोर्ट में होता उसमें। तो एक चीज और ये जान लीजिए, फैमिली कोर्ट को वही पावर है जो किसी भी सिविल कोर्ट को पावर दी जाती है, और इस नाते फैमिली कोर्ट का हर फैसला सिविल कोर्ट की तरह से ही लागू किया जाता है और उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, आपत्ति दर्ज करना चाहता है, तो वह अपील में ही जा सकता है, अपील के थ्रू ही उस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, अन्यथा फैमिली कोर्ट का फैसला पूरी तरह से मान्य होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि सामान्य तौर पर अगर ठीक ढंग से समझौता हो जाए तो समझौते के आधार पर इसको खत्म कर दिया जाए, और नहीं
तो फिर तो कानूनी रूप से जिस ढंग से हो रहा है उसमें एविडेंस लीड किए जाएंगे, सवाल आएंगे, सवाल का जवाब मांगा जाएगा, ये सारी चीजें प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जी सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा सवाल मैडम ये है कि मेरे बेटे का दहेज का केस चल रहा है 498A का, और उसमें एक्स पार्टी डाइवर्स हमारा हो चुका है। अब कोर्ट में 10 साल हो गए मुकदमा चलते चलते, पीड़िता ने बयान भी दे दिए हमारे फेवर में, लेकिन कोर्ट उसको खत्म नहीं कर रही है जल्दी। हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा चुके हैं कि हमारा केस जल्दी से बंद किया जाए, क्योंकि कोई गवाह आ नहीं रहा है 5 साल से। तो क्या अनुच्छेद 21 में हम एक एप्लीकेशन नोटरी करा के याचिका डाल सकते हैं? अनुच्छेद 21 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 21 जो बात आप कर रहे हैं वो राइट टू लिव है, जीने का अधिकार दिया जाता है, वो संविधान के तहत सबको मिला हुआ है। और आप इसके तहत कोई भी याचिका तो कभी भी कहीं भी आप किसी भी हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। 498A का जो केस आप बता रहे हैं वो एक क्रिमिनल केस है, और फैमिली कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट से अलग रहता है। क्रिमिनल केसेस में कोई छोटे मोटे चीजें आ गई तो उसके लेकर के वो क्रिमिनल का मैटर डील करते हैं, नहीं तो फैमिली कोर्ट पूरी तरह से एक सिविल कोर्ट है। आप जो बता रहे हैं कि 498 का केस हुआ है, और आप ये भी बता रहे हैं कि एक्स पार्टी डिग्री हुई, माने एक तरफा आपका फैसला हुआ है, तो आप जाहिर है कि कोर्ट इस पर कोई चीज को कई ध्यान देगा कि वाकई एक तरफा फैसला किस आधार पर लिया गया है। तो उसके आधार भी तो होते हैं ना, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट में ये चीज का ध्यान रखा जाता है कि समझो जो फैसला हुआ है वो नेचुरल जस्टिस के आधार पर, नैसर्गिक न्याय के आधार पर हुआ है। ये फैसला कोई लिया गया है उसमें फोर्स और फ्रॉड और फर्जरी नहीं इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें जो है ये उसमें ध्यान दी जाती है। तो आप जो 21 के कह जाना चाहते हैं, नहीं, आप निश्चित तौर पर याचिका दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा और इस चीज का देखेगा, तथ्यों पर जाएगा कि क्या आपको एक तरफा जो फैसला दिया गया है, एक्सपायरिटी जो डिग्री आपके फेवर में आपके बेटे की मिली है, वो सही डिग्री है या गलत डिग्री है। अगर सही डिग्री है तो वो आपको तुरंत दे देगा, अन्यथा वो रिमांड कर देगा, वो कह देगा, रिमिट कर देगा, कह देगा कि नहीं, फिर से इस केस को ट्राई किया जाना चाहिए। इसके बारे में यही है, आपका सोल्यूशन तो यही है। जी, तो अशोक जी ने जो सवाल पूछा था यहाँ पर, उन्हें कानूनी जानकारी मिल गई है, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी कानूनी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि आज हम फैमिली कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप भी जानकारी हासिल कर सकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ पर। आज हम फैमिली कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। सर, ये बताइए, क्या फैमिली कोर्ट की कार्यवाही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है? अगर हाँ, तो ये क्या कुछ है, इसके बारे में विस्तार से हम समझना चाहेंगे। जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि सामान्य तौर पर ये मान के लोग ये चलते हैं कि चूंकि ये फैमिली कोर्ट है, इस नाते इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको भारतीय साक्ष्य नियम कह रही है, अधिनियम है, वो नहीं लागू होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें समझौते के आधार पर बहुत सारी ऐसे फैसले कर लिए जाते हैं। सबसे प्रमुख बात होती है हर नियम में कि वो नैसर्गिक न्याय और नेचुरल जस्टिस को देखते हैं कि उसके बात को दोनों तरफ से सुना गया है कि नहीं सुना गया है। दोनों तरफ की अगर बात सुनी गई और उसके आधार पर अगर फैसला दिया गया है तो कोर्ट उस चीज को मान लेता है। लेकिन अगर नहीं मान लीजिए समझौता हो पाता है, समझौते से नहीं हो पाती है बातचीत दोनों में इस चीज को कोर्ट प्रयास करता है, दोनों के प्रयास में कोर्ट विफल हो जाता है, तो निश्चित तौर पर इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य नियम जो है उसमें लागू होगा और उसके आधार पर उसके साक्ष्य लिए जाएंगे और साक्ष्य में ये देखा जाएगा कि कौन सही है गलत। अगर एक बार साक्ष्य दे दिया गया तो साक्ष्य को जो ही कह दिया, किसी ने एफिडेविट बना के दे दिया, वो नहीं मालूम होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि अगर किसी ने एफिडेविट बना के दिया है, आजकल तो एफिडेविट की तरफ से होने लगा है, तो जब वो दे दिया है तो वो दूसरे पार्टी को ये दिया जाएगा कि उसको क्रॉस एग्जामिन, माने उस पर जिरा करें। दोनों पार्टी को अधिकार दिया जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये बात गलत है या सही है, इस चीज को दूसरी पार्टी का आदमी मुझसे पूछेगा सवाल, और मैं पहला अगर मैंने दिया है तो उससे अपोजिट पार्टी करेगी, और मैं दूसरी पार्टी ने किया तो मुझे अधिकार होगा कि मैं उसको पूछूं। इस नाते ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट
पूरी तरह से लागू होता है, लेकिन ये इसकी स्थिति नहीं आए तो ही फैमिली कोर्ट की एक महत्ता जाहिर होती है। जी सर, कई और सवाल हैं जो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं आपसे। सर, फैमिली कोर्ट में एंटी सूट इंजेक्शन क्या होता है और ये कब लाया जाता है? देखिए, ये भी एक इंजंक्शन का माने स्टे का एक तरीका है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मान लीजिए जैसे अभी आपके सवाल आपसे किसी ने जो सवाल पूछा था जी, उसमें यह है कि कह रहे हैं कि हमको एक तरफा फैसला मिल चुका है और वो 10-12 साल से चला आ रहा है, कोर्ट हमको जवाब दे नहीं दे रहा। वास्तव में उसको इंजंक्शन को ऐसी चीज को कि किसी ने अगर कोई चीज दे दिया है तो आपको या मुझे यह अधिकार है कि मैं उसके खिलाफ एक इंजंक्शन के लिए केस लगाऊं। वो इंजंक्शन सिंप्लिसिटर से थोड़ा सा भिन्न है कि उससे रिलेटेड चीजें होती हैं। जो एंटी सूट, वो सूट जो फाइल किया उस सूट के खिलाफ हम इंजंक्शन मांगते हैं कि नहीं, उसको आप लागू मत करिए आगे, और जो मैं बात कर रहा हूँ उस चीज को दोनों को देख लिया जाए और आप ये प्रथम दृष्टया अगर हमारी बात सही है तो उस पर इंजंक्शन लागू कर दीजिए, उस पर रोक लगा दीजिए। अगर प्रथम दृष्टया ये बात हमारी गलत लग रही है तो उसको छोड़ दीजिए, जो फैसला हो चुका है उसको मान लिया जाए। इसलिए किसी भी फैसले को पहले तो वो नैसर्गिक का आधार पर तय किया जाता है, और अगर ये लगता है कि हमने कोई फैसला ले लिया है और उसमें ये कहीं से भी फ्रॉड है, कहीं से भी जालसाजी की गई है, तो दूसरी पार्टी ये एंटी सूट इंजंक्शन लगा करके उस पर रोक लगाता है। ये हर जगह मिलता है, हर जगह मिल जाता है। जी सर, ये भी समझना चाहेंगे विदेशों में हुई शादी, तलाक या संपत्ति समझौते को भारत में कैसे लागू किया जाता है? ये तो एक बहुत जटिल समस्या की बात बता रही है आप। ऐसा है रेशु जी कि आजकल तो यहाँ हिंदुस्तान में लोग शादी करते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं और वहाँ लोगों के बवाल मच जाते हैं जी। और मैं आए दिन ये कोर्ट में देखता हूँ कि कोई वहाँ शादी किया है, फिर चाहे पत्नी यहाँ आ गई है चाहे पति आ गया है। अब वो पत्नी को मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर टॉप क्लास की हो गई है, तो हस्बैंड को वो लगता है कि अरे नहीं है, तो वो हिंदुस्तान आ जाता है, वो उसको फाइल कर देता है। लेकिन सीपीसी जो हमारे यहाँ जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ये इसकी धारा 13 कहती है कि अगर विदेश में कोई तलाक हुआ है, और विवाह का तो हर काउंसिलेट के पास होता है कि उसका एक काउंसिलेट में एक ऑफिसर होता है जो हमारे विवाह को दर्ज करा देता है और हमारी शादी को वो पूरी तरह से वैध माना जाता है हिंदुस्तान। और हमारे किसी भी धर्म के आधार पर हमने शादी किया है और नहीं किया है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन उसका हो गया। लेकिन अगर तलाक हुआ है तो तलाक कोर्ट को इसका बराबर का जुरिस्डिक्शन है और उस जुरिस्डिक्शन के आधार पर उसने तलाक के मान लिया है, तो वह हमारे यहाँ पर धारा 13 के अंतर्गत सीपीसी में एकदम पूरी तरह से मान्य है। लेकिन उसमें वही खास चीज है कि ऐसा तलाक कोई न तो उसमें फ्रॉड हो, न कोई फोर्स हो, न कोई फर्जरी की गई हो, दोनों का ये म्यूचुअल संबंध है, दोनों की बातें सुनी गई हो, उसके आधार पर कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो हमारे यहाँ पूरी तरह से मान्य है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए मान्य नहीं है। मान लीजिए ऐसा शादी करके गया लड़के और लड़की यहाँ से गए और वो किसी तरह से वो सब्सटेंस में यानी ड्रग ट्रैफिकिंग में लग गए हैं, तो शादी से उससे बचने के लिए उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधे से बचने के लिए या कुछ से उससे कानून से रूप से मुक्ति पाने के लिए, तो ऐसी शादी को न तो वहाँ मान्यता मिलती है और न वो हिंदुस्तान में ऐसे तलाक पे मान्यता दी जाती है। इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि ये शादी जो की गई है पूरी तरह से वैध है और ये एक रीति रिवाज के तहत ये शादी की गई है। ये इसका रजिस्ट्रेशन ठीक ढंग से कराया गया है। जब ऐसी शादी होती है तो इक्वल जुरिस्डिक्शन का कोई भी कोर्ट जो फैसला वो देगा वो भारत पूरी तरह से। जी सर, आखिरी सवाल आपसे, कोर्ट में किस जो केस है वो कैसे दायर किया जाता है, और सर ये बताइए क्या वकील करना भी जरूरी है या फिर अपनी दलील खुद रखी जा सकती है? ये ऐसा है कि रेशु जी अपनी दलील आप खुद रख सकते हैं, मैं खुद रख सकता हूँ। कोर्ट जो अधिकार देता है, वकील क्या है, वकील केवल चूंकि कानून की उसको समझ होती है, इस नाते कानून की समझ के आधार पर वो फैसले करता है।
लेकिन आमतौर पर इस ढंग का केस बनाया जाता है। आप अपने तथ्यों को हम दें और तथ्यों को पेश करने के बाद ये उसके आधार पर बताएं कि आधार ये है कि हमको ये तलाक कर दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे साथ इनके नहीं निभ पा रहे। न निभने का, जैसे विदेश में शादी का तोड़ने का एक ये है कि नहीं निभ पा रही, इर्रिट्रीवेबल मैरिज है, अब ये को सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन भारत में इस आधार पर तलाक नहीं दिया जाता है कि इर्रिट्रीवेबल मैरिज है। भारत में इस आधार पर दिया जाता है कि क्यों है इर्रिट्रीवेबल मैरिज, क्यों नहीं इसको सुधारा जा सकता। अगर वाकई ये स्थिति आ गई है कि नहीं सुधर सकता है तो ही तलाक दिया जा सकता है, नहीं तो संभव नहीं है, उसके लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ ये इस चीज का ध्यान रखना पड़ा है कि कोई भी वकील जरूरी नहीं, वकील नहीं है, हम खुद का तो अपने केस को लड़ सकते हैं। और चूंकि वकील को कानून की समझ होती है इस नाते उसके माध्यम से कर जाते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट तक कोई इन पर्सन आप देखेंगे आए दिन आती है कि कैसे हुआ, इन पर्सन पेश हुआ। व्यक्ति को कानून की समझ है, तथ्यों की अच्छी समझ है, तो वो जाकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फैमिली कोर्ट, हर कोर्ट में जाकर के अपनी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कानून वकील रखे। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।